एड अंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। डेली क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा इरिगेशन का? यही रहेगा 1 PM। डेली 1 PM पे आज से इरिगेशन स्टार्ट हो रहा है, उसी टाइमिंग पे रहेगा। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? इज ऑडियो वीडियो क्लियर टू ऑल? वॉल्यूम टू मच स्लो? लेट मी चेक। नाउ इज इट ओके? Okay, let me change the mic. हेलो, हेलो, हेलो। अब बताइए, अब आवाज़ सही है? अब मस्त। ओके, ओके। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एड अंकल गेट की तैयारी यूट्यूब चैनल पे। सो माय नेम इज़ रवि प्रताप राव एंड आई हैव मोर देन 6 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और मैं इसी के क्रम में अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करने आ गया हूँ। और इस गेट की तैयारी चैनल पे मैं अपना पहला सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ इरिगेशन इंजीनियरिंग। सो जितने भी लोग हैं, जितने लोग जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए। इस तरीके से हम लोग एक नए सब्जेक्ट को एक नए एनर्जी के साथ शुरू करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग को। ठीक है, चलिए अब सही है आवाज़ वगैरह, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम लोग कवर कर रहे हैं आज का जो पहला चैप्टर होगा मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें एडवांटेज ऑफ इरिगेशन, इन सारी बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। सो सबसे पहले टाइम को वेस्ट न करते हुए, अच्छा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने तुरंत सब्सक्राइब करिए पहले। देखिए 4 लोग वॉचिंग हैं लेकिन लाइक 2 ही आए हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? लाइक करिए सेशन को, तभी तो एक एनर्जी मिलेगी और अच्छे से पढ़ने में और पढ़ाने में, दोनों में मज़ा आएगा, फिर बहुत मज़ा आने वाला है। सो हम लोग जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन इंजीनियरिंग को यहाँ पे अपने लेवल पे अच्छे से तैयार करेंगे, अपना 100% देंगे। तो सबसे पहले एक बात समझें, इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग का सबसे पहले मैं सिलेबस लेके आया। सिलेबस में क्या दिखाया? टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम्स एंड मेथड्स, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स, ड्यूटी, डेल्टा, इवेपोट्रांसपिरेशन, gravity dams and spillway, lined and unlined canal, design of weir on permeable foundation, cross drainage structure। यानी ले दे के बात ये है कि सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इरिगेशन इंजीनियरिंग के अंदर। एक सुंदर सा पिक्चर लगा दिया है इरिगेशन का, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन है ये। हालांकि सबको पता होगा, बच्चे बच्चे को पता है ये कौन सा इरिगेशन हो रहा है। फोटो में स्प्रिंकलिंग इरिगेशन हो रहा है, यानी स्प्रिंकल किया जा रहा है वाटर। तो अभी हम लोग देखेंगे, ये तो एक मेथड हुआ ना, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन एक मेथड हुआ, टेक्निक हुआ। ऐसे बहुत सारे मेथड और टेक्निक्स हैं इरिगेशन के, जिन पे हम लोग क्रमशः धीरे धीरे करके आएंगे। चलिए तो ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का सिलेबस हुआ। अगर आप गेट इंजीनियरिंग की बात, गेट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, तो गेट के अंदर मैं आपको बता दूं, यहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको जनरली जो देखने को मिलेगा 5 to 6 क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे।
टोटल इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी पार्ट से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गेट के अंदर बात करा जाए तो 3 के क्वेश्चन के आसपास आपको हमेशा मिल जाता है केवल और केवल कहाँ से, इरिगेशन से, और 2 to 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे कहाँ से, हाइड्रोलॉजी से। तो ये मैंने पार्ट वाइज गेट के लिए बता दिया। अगर और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, तो एसएससी के लिए आपको बता दूं मैं, एसएससी के लिए यहाँ से इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी दोनों मिला करके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये छोटा सा सब्जेक्ट है, और ये छोटा सा सब्जेक्ट अगर आप कवर कर लिए तो ये जितने भी नंबर का आ रहा है पूरा सही का सही हो सकता है, 100% चांसेस हैं। तो इसलिए इस पे ध्यान देते हैं। बहुत छोटा सा कवर है, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप साइड पे जाओगे हर जगह देखने को मिलेगा, तो इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। अब अगर बात करें तो इस पूरे इरिगेशन इंजीनियरिंग को मैंने 5 चैप्टर में डिवाइड कर दिया है, एक एक करके 5 चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर जो कवर किया जाएगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के इंट्रोडक्शन पे केवल ध्यान दिया जाएगा। दूसरा होगा वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, और तीसरा होगा डिजाइन ऑफ कैनाल, चौथा होगा मिसलेनियस, पांचवा होगा ग्रेविटी डैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में दे दूँ आपको, इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा बता दूँ। बात समझिएगा, सब कुछ इंटरलिंक्ड है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है? अगर आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि इरिगेशन है क्या। ठीक है सर, इरिगेशन क्या है थोड़ा बता दीजिए, आइडिया दीजिए पहले। तो ये पहले चैप्टर में हम लोग कवर कर लेंगे। उसके बाद से हमें क्या समझना होगा? अब इरिगेशन आपको समझ में आ गया तो इसके लिए हमें इरिगेशन सिस्टम बनाना होगा। ठीक है, कैनाल बनाना होगा, कैनाल डिफरेंट टाइप के कैनाल बनाने होंगे जिससे पानी को पहुंचाया जा सके, वाटर को पहुंचाया जा सके फील्ड तक। तो अब इसके लिए आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जितने भी क्रॉप हैं उनके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर आपको ये बात पता चल जाएगी कि इस क्रॉप के लिए इतने वाटर की रिक्वायरमेंट है तो उसी बेसिस पे आप कैनाल की डिजाइनिंग करोगे। समझ रहे हैं बात को? तो पहले इरिगेशन का आपने इंट्रोडक्शन समझा, बेसिक बातें समझी, उसके बाद से आपने हर एक क्रॉप के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट किया आपने दूसरे चैप्टर में। जब आपको पता चल गया कि इस क्रॉप के लिए इतना वाटर, इस क्रॉप के लिए इतना वाटर, इस सीजन में इतना वाटर, इस सीजन में इतना वाटर चाहिए, तो अब उस बेसिस पे आपने क्या किया? कैनाल की डिजाइनिंग शुरू कर दी। जब आप कैनाल की डिजाइनिंग शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलग से आपको समझनी होंगी। उसको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया। मिसलेनियस में क्या डाल दिया? जैसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क समझना होगा आपको, कैनाल रेगुलेशन वर्क समझना होगा आपको, वीयर वेराज समझने होंगे आपको, फॉल समझने होंगे आपको, सीपेज थ्योरी समझनी होगी आपको, सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म समझना होगा आपको। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है कैनाल के अंदर जो यूज हो रही हैं उसे हम लोग अलग से एक मिसलेनियस चैप्टर के अंदर सारी बातें समझ लेंगे। चलिए, कैनाल डिज़ाइन हो गया आपका। अब उसी कैनाल को डिज़ाइन करने के लिए जो आपने कैनाल डिज़ाइन किया है जिसके थ्रू आप वाटर को पहुंचा रहे हो, कहाँ पे? फील्ड में, लैंड में, जिस वजह से एग्रीकल्चर फील्ड में पहुंचा रहे हो, जिस वजह से जो भी आपका फील्ड में ग्रोथ है, क्रॉप का ग्रोथ हो सके प्रॉपर तरीके से, ऐसा कर रहे हो। लेकिन अब उस वाटर को देने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे एक डैम के थ्रू, रिजर्वायर के थ्रू भी कर सकते हैं हम। तो रिजर्वायर के लिए डैम चाहिए, डैम में बहुत सारे डैम होते हैं, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली कौन सा केवल डैम पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर? ग्रेविटी डैम्स, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। डैम तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, आपने देखा भी होगा, अलग अलग डैम पूरे इंडिया में बने हुए हैं। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमें जो ध्यान देना है वो केवल ग्रेविटी डैम पे ध्यान देना। अब देखेंगे कौन कौन सा है इंडिया में ग्रेविटी डैम, इन सारी बातों पे ध्यान देंगे हम लोग। अब उस डैम से रिलेटेड एक टर्म आ जाता है स्पिलवे, स्पिलवे भी इसमें कवर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपके सिलेबस जो कि इंटरलिंक्ड हैं, और मैंने ये दिखाने की कोशिश करी कि कैसे इंटरलिंक्ड है। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके? इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन क्या होता है इस बात को समझेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिए सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया आप सभी ने? गुड। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन है क्या? इरिगेशन है क्या? थोड़ी सी कहानी समझने वाली है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या होता है, कोई भी क्रॉप हो, किसी भी फील्ड में हो, कोई भी क्रॉप हो, हर एक क्रॉप को एक इंटरमीडिएट टाइम पे
एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे कुछ ना कुछ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जिस वजह से उसका फुल ग्रोथ हो सके, उसकी फुल मेच्योरिटी हो सके। तो हर एक टाइम इंटरवल पे कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की नीड हर एक क्रॉप को होती है। अगर वो वाटर फिक्स टाइम इंटरवल पे उतने अमाउंट में नेचर के द्वारा मिल जा रहा है, तो हमें किसी भी इरिगेशन स्कीम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर नेचर हमें वो उतना वाटर उस समय पे नहीं दे पा रहा है, तो हमें एक आर्टिफिशियल स्कीम की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और उसी आर्टिफिशियल सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इरिगेशन बोल रहे हैं। उसी आर्टिफिशियल सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इरिगेशन बोल रहे हैं। सिंपल डेफिनेशन क्या है? इरिगेशन मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए, इंग्लैंड है, अपना कंट्री है। तो इंग्लैंड में क्या, अपना नहीं है मतलब है कंट्री, वर्ल्ड में है। तो इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, जिस समय पे जितने वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उस समय पे उतना वाटर नेचर के द्वारा रेनफॉल के थ्रू मिल जाता है। तो हमें आर्टिफिशियल तरीके की ज़रूरत वहाँ पे नहीं पड़ती है। इसीलिए आप देखेंगे इरिगेशन स्कीम जो है, कैनाल जो है, वो इंग्लैंड में बहुत कम दिखेंगे। लेकिन अब अपने कंट्री की बात करें, अपना जो सब कॉन्टिनेंट है उसकी बात करें, तो इंडिया जैसे कंट्री में होता क्या है कि जिस समय पे जितना वाटर चाहिए, जितना अमाउंट में वाटर चाहिए उतना भी नहीं मिलता है, और जिस समय पे चाहिए उस समय पे भी नहीं मिलता है। तो इस वजह से हमें एक आर्टिफिशियल बनाना पड़ता है सिस्टम, और उसी आर्टिफिशियल सिस्टम को हमने क्या इरिगेशन बोला है। तो इरिगेशन में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स, जिस वजह से जितने भी क्रॉप हैं उनका प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके, इस वजह से हम ये काम करते हैं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब इससे रिलेटेड टर्म्स कई सारी चीज़ें आपको आ रही हैं कि इतने समय पे पानी चाहिए, कितना पानी चाहिए। शायद आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हर एक क्रॉप को हर एक कुछ ना कुछ समय पे वो समय कितना होना चाहिए, कितना वाटर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी धीरे धीरे करके। ड्यूटी, डेल्टा, ये सारी चीज़ें हैं धीरे धीरे करके, बेस पीरियड, क्रॉप पीरियड, धीरे धीरे करके समझते हुए आपको आते जाएंगे, रास्ते में मिलते जाएंगे आपको। ठीक है, चलें और बातों को समझते हैं हम लोग। अभी बेसिक बातों पे ध्यान दे रहे हैं हम लोग, और बातों को समझते हैं। तो अब इरिगेशन का मतलब एक सिंपल सा बात समझ में आ गया। आर्टिफिशियल तरीके से आप वाटर अप्लाई कर रहे हैं फील्ड में, उसे इरिगेशन बोलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके। अब क्या होता है, जगह जगह की बात होती है। जो रीजन है हमारे, वो कैसे हैं। जैसे इंडिया में अगर देखा जाए तो कैसे कैसे रीजन मिल सकते हैं आपको, जगह, एरिया कैसे कैसे मिल सकते हैं। मैंने एरिया सबसे पहले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें दो टाइप के एरिया को कवर कर रहा हूँ मैं। एक होता है एरिड रीजन और एक होता है सेमी एरिड रीजन। एक होता है एरिड रीजन और दूसरा होता है सेमी एरिड रीजन। ठीक है सर। तो एरिड रीजन क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, सब कुछ नाम में छिपा हुआ है, सब कुछ नाम में। एरिड एकदम सूखा हुआ रीजन, ऐसा बात कर रहे हैं। सेमी एरिड थोड़ा सा सूखा हुआ रीजन, ऐसा नाम से लग रहा है हमें। तो एरिड रीजन क्या होते हैं, वो जगह, वो एरिया जहाँ पे इंफीरियर क्रॉप्स को भी ग्रो कराने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आपके माइंड में आ रहा होगा इंफीरियर क्रॉप्स क्या है, बताता हूं मैं। वो रीजन, वो एरिया जहाँ पे इंफीरियर क्रॉप्स को भी ग्रो कराने के लिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उस रीजन को बोला जाता है एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन, वो रीजन जहां पे केवल सुपीरियर या मेन क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए वाटर की जरूरत होती है, यानी इंफीरियर क्रॉप को ग्रो कराने के लिए वाटर की जरूरत नहीं होती है, केवल मेन क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ऐसे रीजन को, ऐसे एरिया को हम लोग सेमी एरिड रीजन बोलते हैं। अब बात ये आई कि सर ये बताओ पहले कि एरिड, सेमी एरिड जो बता रहे हो आप, इंफीरियर क्रॉप्स क्या होते हैं। इंफीरियर क्रॉप्स क्या होते हैं, ठीक है बता रहा हूँ, एकदम सही बात है। हसनैन भी आ गए हैं, जय सिंह, सब लोग जुड़े हुए हैं, अच्छी बात। तो अब मैं आपको पहले बता दूं कि इंफीरियर क्रॉप्स क्या होते हैं।
इन्फीरियर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं, अभी लिखेंगे हम लोग एरिड सेमी एरिड में। इन्फीरियर क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो सॉइल के अंदर जो नॉर्मल मॉइस्चर अवेलेबल होता है उस मॉइस्चर को यूज करते हुए भी ग्रो कर जाते हैं। जैसे बरसीम हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, ये सारे कुछ क्रॉप्स हैं जो सॉइल के अंदर एक नॉर्मल जो मॉइस्चर मेंटेन रहता है हर एक कंडीशन में, बस उसी मॉइस्चर को, उतने ही मॉइस्चर से उनका काम चल जाता है, उतने ही मॉइस्चर को ले करके वो अपने आप को ग्रो करा लेते हैं, और ऐसे क्रॉप्स को बोला जाता है क्या? इन्फीरियर क्रॉप्स। मेन क्रॉप्स किन्हें बोला जाता है? मेन क्रॉप्स वो क्रॉप्स हो गए कि जो केवल जो सॉइल में मॉइस्चर है उनको यूज करके ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनके लिए प्रॉपर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर केन हो गया, ये सारे के सारे क्या है? मेन क्रॉप्स हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, वीड जो देखते हैं, वीड जो घास फूस होते हैं, वो घास फूस में क्या इरिगेशन करने की जरूरत पड़ती है आपको? नहीं, वो अपने आप ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे क्रॉप को क्या बोलोगे आप? इन्फीरियर क्रॉप बोलोगे। कैसे ग्रो करके? वो सॉइल के अंदर कुछ ना कुछ मॉइस्चर रहा होगा, उनको यूज करके वो ग्रो करके, ऐसे क्रॉप को हमने क्या नाम दे दिया? इन्फीरियर क्रॉप। चलिए, तो इसमें एक बात लिख लें, थोड़ा सा एक पॉइंट लिख लें हम लोग। एरिड रीजन क्या होता है? रीजन in which water is required, या irrigation लिखते हैं इसको, in which irrigation is required for main crops as well as inferior crops, अच्छा, एग्जाम्पल बताइए, आप बताएंगे ये आप बताएंगे। एग्जाम्पल बताइए, कौन कौन से ऐसे जगह हैं इंडिया में कुछ जगह बता सकते हैं जो एरिड रीजन में माने जाएंगे? अब आपको चीज़ें तो मैंने सारी बताई दी, कमेंट देख लूँ जरा। कमेंट करिए, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। सेमी एरिड रीजन कौन सा होगा? रीजन इन विच irrigation is required for main crops only, राजस्थान एरिड रीजन में बोला है इन्होंने। राजस्थान का पूरा एरिया नहीं बोल सकते हसनैन, तो अगर मैं नाम लिखूं तो नाम क्या लिख सकता हूं बता दीजिए। तो एरिड रीजन में अगर मैं बात करूं तो थार बोल सकता हूं मैं, लेह लद्दाख बोल सकता हूं मैं, लेह लद्दाख, ये सारे जो हिस्से हैं वो अगर सारे हिस्से देखे जाए तो ये किस में आएंगे? एरिड रीजन में आएंगे। एरिड रीजन में ज्वार बाजरा, एकदम सही शुभम, ये सारे किस में आएंगे? एरिड रीजन में आएंगे। सेमी एरिड रीजन में का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो कौन कौन से आ सकते हैं? तेलंगाना का कुछ पार्ट ले सकते हैं आप, तेलंगाना का कुछ पार्ट ले सकते हैं आप, बुंदेलखंड का कुछ पार्ट ले सकते हैं आप, बुंदेलखंड का कुछ पार्ट ले सकते हैं आप। तो ये सारे पार्ट सेमी एरिड रीजन में बोले जा सकते हैं, और ये सारे पार्ट जो है थार, लेह लद्दाख, ये सारे जो हैं किस में आ सकते हैं? हिली रीजन में भी। जय सिंह, देखो ध्यान देने वाली बात, हिली रीजन पूरा का पूरा एरिड नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। हिली रीजन में कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बहुत अच्छी लैंडिंग होती है, यानी फार्मिंग होती है, खेती होती है, तो उन सारे जगहों को आप नहीं बोल सकते हैं। लद्दाख वाले साइड में जाओगे तो उन पहाड़ों पे, उन एरिया में कुछ ग्रो नहीं हो पाता है, तो इसलिए उसको हमने रखा है एरिड रीजन में। अब उत्तराखंड के जितने एरिया में जाओगे, हिली एरिया में बहुत अच्छी खेती होती है और बहुत अच्छा मॉइस्चर उसमें अवेलेबल रहता है, इरिगेशन भी रेनफॉल भी होता है। सो थोड़ा सा बातों को समझना होगा हमें कि किस एरिया को हम लोग एरिड बोल रहे हैं और किसको सेमी एरिड बोल रहे हैं। अब इस बात को समझने के बाद हमें बताना होगा आपको क्या इन्फीरियर क्रॉप्स क्या होते हैं। चलो सर बताओ इन्फीरियर क्रॉप्स क्या होते हैं। इन्फीरियर क्रॉप्स का मैंने एक आइडिया दे दिया आपको, इन्फीरियर क्रॉप्स का एक आइडिया दे दिया मैंने आपको, फिर भी इस बात को समझते हैं हम लोग इन्फीरियर क्रॉप्स क्या होते हैं।
those crops which can be cultivated in बहुत दिनों बाद पेन टाइप चला रहा हूँ इसलिए सही हैंड राइटिंग नहीं आ रही है। विच कैन बी कल्टिवेटेड इन inferior condition inferior condition का मतलब क्या हुआ? यूजिंग सॉइल मॉइस्चर। inferior condition का मतलब क्या हुआ? केवल सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर है उसको यूज करके क्रॉप जो है ग्रो कर जा रहे हैं, ऐसे क्रॉप को बोला जाता है इन्फीरियर क्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पे हमें बताया भी है, शुभम ने भी बताया, क्या बताया? बाजरा बताया, बाजरा, ज्वार बताया, बरसीम भी हो सकता है, बरसीम, वीड हो सकता है। वीड वो वाला वीड नहीं है, घास फूस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए इन्फीरियर क्रॉप्स। कोई डाउट इसमें? सर ये वीडियो देखकर अनअकैडमी जैसी फील आ रही है और यदि याद भी आ गई, कोई बात नहीं, सब अपडेटेड वर्जन है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। चलें अब बात करते हैं हम लोग एरिड रीजन, सेमी एरिड रीजन, इन्फीरियर क्रॉप्स, इरिगेशन क्या होता है, ये बातें समझ गए अगर हम लोग। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। एडवांटेज क्या क्या हैं इरिगेशन के? बहुत अच्छी बात, चना मग, हाँ हाँ बोल सकते हो जय सिंह, बोल सकते हो जय सिंह। तो अब बात करें एडवांटेज की। एडवांटेज कौन कौन से हैं? चलिए ये सब पॉइंट आप ही बताते चलो तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एडवांटेज का मतलब क्या हुआ? एडवांटेज का मतलब हुआ कि जब हम इरिगेशन सिस्टम बना रहे हैं तो क्या उस इरिगेशन सिस्टम से कुछ फ़ायदे हैं? हाँ फ़ायदे हैं। इरिगेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि जितने भी रिवर हैं उन रिवर से लेकर के हमें फील्ड तक बीच में कुछ आर्टिफिशियल कैनाल बनाने होंगे, चैनल बनाने होंगे। अब उन्हीं चैनल की मदद से वो वाटर जो है फील्ड तक पहुंचाया जाएगा। जिस समय पे वाटर की ज़रूरत होगी उस समय पे पहुंचाया जाएगा और जितनी क्वांटिटी की ज़रूरत होगी उस क्वांटिटी में पहुंचाया जाएगा। तो क्या इससे कुछ एडवांटेजेस निकल के आएंगे? पहला, इम्प्रूव द क्रॉप्स प्रोडक्टिविटी क्या कर देता है? ये बढ़ा देता है। तो जैसा कि जय ने पहले बताया भी, आप भी इसमें कमेंट करिए ताकि आपको भी कुछ चीज़ें रिलेट कर सकें। तो इम्प्रूव क्रॉप इल्ड या फिर बोल लीजिए क्या, प्रोडक्टिविटी। इम्प्रूव क्रॉप इल्ड या फिर प्रोडक्टिविटी। ये तो बहुत आसान सी बात हो गई, ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। इस बात को कैसे समझें हम कि जैसे मान लीजिए जिस भी वाटर के वीड रिडक्शन, सेव वाटर, चलिए तो आप इस बात को ऐसे समझें कि जिस भी कई सारे क्रॉप हैं, हर एक क्रॉप को कुछ किसी फिक्स टाइम पे वाटर चाहिए। अगर हम उसी टाइम पे वाटर दे दिए और जितना चाहिए उतना दे दिए तो क्या उसकी प्रोडक्टिविटी, इल्ड जो है बढ़ नहीं जाएगी? बढ़ जाएगी। वो मैक्सिमम अमाउंट में जितना हो सकता था उतना क्रॉप ग्रो करेगा, उतना मेच्योर होगा, उतना आप उसको यूज कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितने अमाउंट में वाटर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा भी नहीं देना है आपको और उससे कम भी नहीं देना है। यानी आपको इरिगेशन जो करना है वो एक्सेसिव भी नहीं करना है और कम भी नहीं करना है। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्टिविटी जो है क्रॉप की या इल्ड जो है क्रॉप की वो रिड्यूस हो जाएगी। इस बात का हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा एक बात समझे हम लोग, अगर क्रॉप का इल्ड बढ़ गया, ज़्यादा अनाज निकल रहा है आपके कम खेत में, कम फील्ड में ज़्यादा अनाज निकल रहा है, क्रॉप का इल्ड बढ़ गया, तो क्या इससे ये बोल सकते हैं रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा? क्या ये बात मैं लिख सकता हूँ? इट इंक्रीजेज द रेवेन्यू जनरेशन, increases the revenue। अगर रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू पैसा आने लग गया, अगर पैसा सबके बीच में आने लग गया, एक सोसाइटी है,
एक सोसाइटी है, सबके पास अगर पैसा हो रहा है, क्या लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बदल जाएगा? अच्छे से लोग नहीं रहने लग जाएंगे? और उसके अंदर सोसाइटी के अंदर अगर बात करेंगे, सबके पास अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो जनरल प्रॉस्पेरिटी के अंदर क्या होगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी सब लोग खुशहाल रहने लग जाएंगे। तो इरिगेशन देख रहे हैं, इरिगेशन का फायदा कहाँ तक चला गया, आपके खुशहाली तक चला गया। तो इट जनरल प्रॉस्पेरिटी। अब इसको हम लोग ऐसे ही लिख रहे हैं, आपको इसको पॉइंट वाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे टर्म्स को समझते हुए लिखते हुए चल रहे हैं हम लोग। क्रॉप का यील्ड बढ़ा, रेवेन्यू बढ़ा, पैसा बढ़ा, तो सबके अंदर सब लोग खुश रहने लग गए, यानी जनरल प्रॉस्पेरिटी क्या हो गई, बढ़ गई। चलिए, खुशहाली तक बात हुई। अब आगे और बात करें, और क्या फ़ायदा है? अगर आप इरिगेशन सिस्टम बना रहे हैं, इरिगेशन बना रहे हैं, तो उसकी वजह से जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वो वाटर जो है आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए अलग से आपको सिस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। यही वाटर जो है आप डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में यूज कर सकते हैं, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में यूज कर सकते हैं। पैसा बच गया कितना, देखिए, अगर आपको मान लीजिए दिल्ली में हैं आप, और यहाँ पे आपको वाटर चाहिए, फिर ट्रीट करके सोसाइटी में भेजना है आपको, तो वाटर लेकर के आ रहे हैं हरियाणा, यूपी से कहीं से लेकर के आ रहे हैं, तो अलग से आपको कैनाल सिस्टम बनाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले से बना हुआ है, इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसी पानी को इरिगेशन के लिए ले जा रहे हैं, उसी को मैं लेकर के कुछ पानी किस में यूज़ कर सकता हूँ, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई में, तो पैसा बच गया ना। चलिए, और क्या, और कैसे एडवांटेजेस बता सकते हैं आप, और कैसे एडवांटेजेस बता सकते हैं? अगर आपने अगर आपने अगर आपने इरिगेशन सिस्टम बना रखा है, तो इस वाटर का यूज हम लोग हाइड्रो पावर, एकदम जवाब देते रहिए, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज कर सकते हैं। सो जनरेशन ऑफ इस पानी का यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, जनरेशन ऑफ, क्यों, ये बात समझ में आ रही है? आप लोग भी कुछ कमेंट करके बताइए कौन कौन सी जगह और क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। और क्या एडवांटेज है? चलिए, बिजली भी बना ली है इस पानी से, इरिगेशन के लिए पानी जा रहा था, इससे बिजली भी बना ली है आप। और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप, और मतलब और यूज नहीं, और क्या एडवांटेजेस हैं, और क्या एडवांटेजेस हैं? क्या लिखा, मछली पालन मछली पालन, चलो ठीक है, वो भी हो सकता है। मछली पालन के अलावा और, चलिए एक और चीज़ समझते हैं हम लोग, एक अच्छी सी चीज़ समझते हैं हम लोग। क्या होता है, जब भी आप अपने वहाँ जो भी फार्मर हैं वो देखे होंगे, देखिए इंडिया में लगभग सब लोग फार्मर के ही बेटे हैं, या इनडायरेक्ट फार्मर के बेटे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। थैंक यू सर, अखिलेश शर्मा, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सर। तो अगर मैं बात करूं, चलिए मैं बात कर रहा था क्या होता है हमारे फील्ड में, इस बात को थोड़ा समझिएगा। आपके वहाँ अगर खेती होती है, तो मान लीजिए आपके पास ये लैंड है, फील्ड है, तो इस फील्ड में खेती कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता होगा, शायद अगर आप देखें एक सीज़न चल रहा है, उस सीज़न के अंदर हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्रॉप्स ग्रो करा देते हैं। ये मेरे पास फील्ड था, इसमें 4 टाइप के क्रॉप एक साथ ग्रो करा देते हैं। इसमें क्रॉप 1 होता है, इसमें क्रॉप 2, इसमें क्रॉप 3, इसमें क्रॉप 4, यानी एक ही टाइम पे 4 टाइप के क्रॉप हम लोग लगा रहे हैं एक फील्ड में। ऐसा क्यों? अच्छा, इसका नाम क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसे क्या बोला जाता है? मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसे बोला जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। अभी जो मिक्स्ड क्रॉपिंग कर रहे हैं आप, क्यों किया आपने? 4 टाइप के क्रॉप एक साथ क्यों लगाया आपने? इसलिए लगाया आपने, अब देखिए, कोई बताएगा क्यों लगाया आपने? चलिए मैं बताता हूँ। 4 टाइप के क्रॉप इसलिए लगाए आपने, एक फार्मर ने इसलिए लगाया क्योंकि
उसके वहाँ इरिगेशन स्कीम अच्छा नहीं है। इरिगेशन स्कीम अच्छा नहीं है तो वो किसके भरोसे है? वो नेचर के भरोसे है। वो नेचर के भरोसे है कि इरिगेशन जो भी हमारा होगा वो किसके थ्रू होगा? नेचर के थ्रू, यानी रेनफॉल के थ्रू होगा। तो मान लो मैं 4 टाइप के क्रॉप एक ही सीजन में लगा दे रहा हूं, तो हर एक टाइप के क्रॉप के लिए वाटर की जो रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी। इसके लिए 50 सेंटीमीटर पानी चाहिए, इसके लिए 80 सेंटीमीटर पानी चाहिए, और इसके लिए 100 सेंटीमीटर पानी चाहिए, इसके लिए 70 सेंटीमीटर पानी चाहिए। सबके लिए अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होगी भाई। हर एक क्रॉप की वाटर की रिक्वायरमेंट जो होगी वो अलग अलग होती है। हाँ, एकदम सही बात। कोई एक क्रॉप तो हो जाए, ये फार्मर सोच करके 4 टाइप के क्रॉप लगाता है कि जो बारिश होगा, कि मान लो 30 सेंटीमीटर का बारिश हुआ तो कम से कम ये वाला, सॉरी मान लो 50 सेंटीमीटर का बारिश हुआ तो कम से कम ये वाला क्रॉप मेरा ग्रो कर जाएगा कम से कम, बाकी खराब होंगे तो एक से मेरा पूरा जो मैंने लगाया हुआ है, अपना पैसा जो लगाया हुआ है वो निकल जाएगा। मान लो 80 का बारिश हुआ, 80 सेंटीमीटर का, तो बाकी 3 खराब हो गए, ये वाला तो सही से हो जाएगा मेरा। तो इसलिए ये फार्मर सोचता है कि बारिश कितना होगा मुझे पता नहीं है, तो हर एक टाइप के क्रॉप को एक ही फील्ड में लगा दो कि कम से कम एक क्रॉप अच्छे से ग्रो कर जाए और उसी से मेरा पूरा पैसा निकल जाए। और मैंने बताया था, आप ये मत समझिए कि 100 सेंटीमीटर का बारिश हुआ तो सारे के सारे क्रॉप अच्छे से ग्रो करेंगे, ना ना ना। क्रॉप के लिए जो वाटर चाहिए, अगर ज़्यादा वाटर देते हो तब भी प्रोडक्टिविटी घटेगी, और अगर कम पानी देते हो तब भी प्रोडक्टिविटी घटेगी। तो जितना वाटर चाहिए उतना ही देना पड़ेगा आपको। तो ये मेंटेलिटी होती है फार्मर की। अब हम लोग क्या करें? अगर इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर तरीके से बना दें तो क्या ये फार्मर जो होगा ये मिक्स्ड क्रॉपिंग करेगा क्या? ये फार्मर जो होगा वो मिक्स्ड क्रॉपिंग करेगा क्या? नहीं करेगा। वो सिर्फ एक ही टाइप के क्रॉप लगाएगा। तो अगर आपने इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन स्कीम अच्छा बनाया है तो मिक्स्ड क्रॉपिंग एलिमिनेट होगी, और अगर मिक्स्ड क्रॉपिंग एलिमिनेट होगी तो फिर से हम लोग फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे, क्रॉप यील्ड बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो 6th पॉइंट में लिखने जा रहा हूँ, इरिगेशन सिस्टम अगर आपने बनाया है बढ़िया तो ये एलिमिनेट करता है, एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। और मिक्स्ड क्रॉपिंग हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। मिक्स्ड क्रॉपिंग एलिमिनेट होगा, यील्ड बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, फिर जनरल प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी। चलिए और बातें देखें, और क्या एडवांटेज निकल करके आएगा। ग्रेट सर, थैंक यू मोहित। तो अब जो है, अब क्या एडवांटेजेस और निकल करके आएंगे? जैसे मान लो आपने जो है देखिए कैसे बना रहे हैं आप। इरिगेशन सिस्टम बना रहे हैं तो रिवर से लेकर के फील्ड तक आप कैनाल सिस्टम बना रहे हैं, चैनल बना रहे हैं। तो ये चैनल आपने बनाया, ठीक है सर, ये चैनल आप बना रहे हैं, कैनाल बना रहे हैं, रफली चैनल बना रहा हूँ मैं, ये बनाया आपने। तो ये जब बनाओगे, अब ध्यान से देखो, जब भी आप कैनाल बनाते हो तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? साइड में क्या लगाना पड़ता है? ट्रीज लगाने होते हैं, लगाते हुए देखा है आपने? ट्रीज लगाते हैं। अच्छा, ट्रीज अप्लाई क्यों कर रहे हैं? एकदम से, अब ट्री क्यों अप्लाई किया जा रहा है यहाँ पे? क्यों अप्लाई किया जा रहा है? इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जब ट्रीज जो है कैनाल के साइड में लगाए जाते हैं तो इसे बोला जाता है एफॉरेस्टेशन। इसे बोला जाता है एफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ट्री अप्लाई कर रहे हैं। क्यों करा आपने? क्योंकि इसके जो रूट्स होते हैं ना, वो रूट्स जो साइड के, कैनाल के साइड में जो भी सॉइल होंगे उन्हें बाइंड करके रखेंगे, यानी जो वाटर फ्लो होगा कैनाल के अंदर वो वाटर इरोजन नहीं कर पाएगा, अगर करेगा भी तो बहुत कम करेगा। टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, एकदम सही जवाब। इन्होंने क्या बताया? एफॉरेस्टेशन का फायदा क्या हुआ? सॉइल इरोजन जो होगा कैनाल के अंदर उससे प्रिवेंशन हो जाएगा। तो देखा आपने, इसीलिए आपने ट्री लगाया, और ट्री लगाना एक तरीके से एफॉरेस्टेशन बोला गया इसको, और ये एक एडवांटेज के तौर पे निकल करके चलाया। अब देखा आपने। अब दूसरा देखिए, दूसरा तरीका कैसे समझे हम इस बात को। अब क्या होगा, अगर आपने कैनाल बनाया है तो साइड में देखा होगा आपने, और बातें समझिए, साइड में देखा होगा आपने रोड बने हुए कैनाल, जैसे विलेज एरिया में नहीं कहते हैं लोग, अगर इस गांव से उस गांव जाना है तो सिर्फ ये कैनाल फॉलो करते जाओ, ये नहर पकड़ लो, उस गांव तक पहुंच जाओगे। यानी वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक जाने के लिए
किसका यूज़ कर रहे हैं, कैनाल का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि बगल में क्या बना हुआ है, रोड बना हुआ है। तो ये एक एडवांटेज निकल करके आया। आपको अलग से ज़मीन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसी पे आप बना सकते हैं रोड। तो इसे मैं क्या लिखूं, फैसिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक एडवांटेज निकल करके आ गया। बना रहे थे इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और फायदा क्या निकल करके आ गया, रोड बन गया मेरा, इस जगह से उस जगह तक चले गया मैं। और क्या एडवांटेज निकल करके आएगा, और देखिए एक और चीज समझिए जरा। अब ये जो कैनाल है इस जगह से उस जगह जा रहे हैं, रोड के थ्रू जा सकते हैं, इसके अलावा इसके अंदर बोट डाल लीजिए आप। इस बोट के हेल्प से, इस बोट के हेल्प से आप जो है, इस बोट के हेल्प से जो है आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, फैसिलिटीज ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस बोट के थ्रू यानी पानी के थ्रू, वाटर वे के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो दूसरा जो नाइन्थ आपका निकल करके आया, नाइन्थ निकल करके आया, ये क्या निकल करके आया, एकदम सही, ठीक है। तो नेविगेशन चैनल इसे बोला जाएगा, नेविगेशन जो वाटर के थ्रू जाते हैं, आप बोटिंग के थ्रू जा रहे हैं, इसे बोला जा रहा है नेविगेशन। तो इंप्रूवमेंट ओवर नेविगेशन चैनल, नेविगेशन चैनल। तो देखा आपने, इरिगेशन का काम कर रहे हैं और एडवांटेजेस क्या क्या निकल करके आ गया। हमने बनाया सिस्टम क्रॉप को वाटर देने के लिए, और फायदे क्या क्या निकल करके चले आए, ठीक है। अब देखो, केवल फायदा नहीं होता है, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो डिसएडवांटेजेस भी निकल करके आएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट अब बात कर लेते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इसमें कोई डाउट है एडवांटेजेस में? यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, अच्छे खासे मिलते हैं क्वेश्चन एडवांटेजेस से। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। चलिए बताइए क्या क्या डिसएडवांटेजेस निकल करके आ सकते हैं। पहला, इरिगेशन स्कीम जो बनाने जा रहे हैं, आपको पता चल गया कि भाई इरिगेशन स्कीम बना दो, कितना अच्छा है ना, हर एक टाइम पे पानी मिल जा रहा है जितना अमाउंट में चाहिए। तो क्यों नहीं हम पूरे इंडिया में कर पाए हैं अभी तक? इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि इसमें पैसा बहुत अधिक लगता है, इसी वजह से ये नहीं बन पाया है। अगर ये प्रॉपर तरीके से फंड रहे, बन जाए, तो जनरल प्रॉस्पेरिटी जो मैं टर्म बोला, वो सारी की सारी चीज़ें फॉलो हो सकती हैं। तो पहला टर्म में क्या लिखूं डिसएडवांटेज के अंदर, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, इसीलिए अभी तक अपने देश में, अपने देश में ये पूरा प्रॉपर तरीके से इरिगेशन स्कीम नहीं बन पाया है। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट, चलो ठीक है, डिसएडवांटेजेस के तौर पे और देखें, लीड टू लॉस ऑफ लैंड एंड रेसिडेंस। ये कोई लॉस नहीं हुआ, दैट शुड नॉट बी आवर पॉइंट, लीड टू लॉस ऑफ लैंड। लैंड का लॉस हो रहा है तो उससे फ़ायदा भी तो मिल रहा है, ठीक है। तो हम बात करें, अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस क्या है, देखिए अब आप इरिगेशन करने जा रहे हैं, यानी आप फील्ड में इरिगेशन करेंगे, फील्ड में इरिगेशन कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो मॉइस्चर मेंटेन कर रहे हैं, और जब मॉइस्चर मेंटेन करेंगे तो उस वजह से कुछ वाटर बॉर्न डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओवरफ्लो ऑफ वाटर कैन इंक्रीज द चांस ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, एकदम सही मोहित। तो क्या होगा, इन्होंने जवाब दे भी दिया। तो जब मॉइस्चर मेंटेन होंगे तो जैसे मॉस्किटोज, डेंगू, इन सारी चीज़ों के चांसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो इस पॉइंट को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, वाटर बॉर्न डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, वाटर बॉर्न डिजीज के चांसेस बढ़ जाएंगे, वाटर बॉर्न डिजीज के चांसेस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे। चलिए और बताइए, और बताइए। इस बात को ऐसे भी लिख दें, ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज, मॉस्किटोज के चांसेस बढ़ जाएंगे, ग्रोथ ऑफ मॉस्किटोज। अगर ज़्यादा इरिगेशन होगा तो वो क्या कहलाता है, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे।
अब ये वाटर लॉगिंग को समझने के लिए, वाटर लॉगिंग को समझने के लिए हमें कुछ बातें समझनी होंगी। हाँ, एकदम सही जवाब दे दिया इन्होंने। हालांकि वाटर लॉगिंग एक अलग चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग, वाटर लॉगिंग एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। वाटर लॉगिंग किसे बोला जा रहा है? देखिए, जो रूट जोन में बात करेंगे, रूट जोन मतलब जो सॉइल का लेयर है जिसमें क्रॉप के जो रूट्स होते हैं, तो उसमें पानी दिया जाता है। वो पानी पूरा पानी से भर जाएगा अगर, यानी उस सॉइल के अंदर जो पोर्स होंगे वो पूरे के पूरे सेचुरेट हो जाएंगे वाटर के द्वारा, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलने लग जाते हैं? वाटर लॉगिंग बोलने लग जाते हैं। अब ये वाटर लॉगिंग यानी बहुत ज़्यादा पानी दे दिया आपने तो जो पोर्स होंगे वो भर जाएंगे, यानी एरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे, यानी उस प्लांट को जो ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, जिस वजह से उस प्लांट का ग्रोथ जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। पहली बात ये समझ में आई वाटर लॉगिंग क्या होता है, वाटर लॉगिंग से कैसे जो है प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हालांकि ये अलग चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा टर्म समझिए जरा, मैंने बोला वाटर बोर्ड डिजीज। वाटर बोर्ड डिजीज को हम लोग कैसे समझें? देखिए क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया दे रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें वाटर लॉगिंग चैप्टर में हम लोग को डिटेल में करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी क्रॉप को ग्रो कराने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर में जनरली क्या होता है, NPK यही सब चीज़ें होती हैं, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम, यही सारी चीज़ें होती हैं, फास्फोरस। तो मेनली नाइट्रोजन होता है। क्यों नाइट्रोजन होता है अच्छा, इस बात को समझा है आपने कभी? क्योंकि हमारे फील्ड में जितने भी फील्ड हैं जनरली कौन से सॉइल है? एलुवियल सॉइल है। और एलुवियल सॉइल जो है वो हिमालयन रीजन से रॉक की वेदरिंग के बाद आए हुए हैं, और हिमालयन रीजन में जितने रॉक हैं उन सब में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को अगर आप फुलफिल कर दोगे तो आप जो भी क्रॉप ग्रो कराना चाह रहे हो अच्छे से ग्रो हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे जितना भी देखते हैं जनरली मैक्सिमम क्या होता है, सब में नाइट्रोजन होता है। तो आपने नाइट्रोजन जो है ऐड कर दिया फील्ड में, चलिए ठीक है। अब नाइट्रोजन ऐड कर दिया तो हुआ क्या, जब आपने इरिगेशन किया तो इरिगेशन करने के बाद वो पानी जो होगा वो नीचे भी जाएगा, यानी वाटर टेबल को भी ज्वाइन करेगा। तो जो आपने फर्टिलाइजर दिया है, नाइट्रोजन दिया है, वो नाइट्रोजन वाटर के साथ नीचे चला जाएगा वाटर टेबल में। अब उस वाटर टेबल में जब चला गया तो उस वाटर को आप कंज्यूम भी कर रहे हो। जब आप ग्राउंड वाटर को कंज्यूम करोगे तो वो नाइट्रोजन जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नाइट्रेट या रिएक्शन करके नाइट्रेट बनाएगा, और जब नाइट्रेट बनेगा तो वही वाटर के अंदर आएगा और वही आप यूज करोगे, और उसी नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी डिजीज हो जाएगा। आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है? तो ये रीजन है, इसलिए मैंने सीधे एक लाइन लिख दिया वाटर बॉर्न डिजीज। हालांकि इसे वाटर लॉगिंग में हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे नाइट्रेट बना, तब जा करके उसको आपने कंज्यूम किया तो आपको ये बीमारी हो गई ब्लू बेबी डिजीज। हालांकि ये इन्वायरमेंट में आप पढ़ते भी हो, नाइट्रेट की वजह से क्या होता है, ब्लू बेबी डिजीज होता है। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे आपके डिसएडवांटेजेस निकल करके आ गए, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस निकल करके चले आए। तो हमने एडवांटेजेस समझ लिया, हमने अच्छा टेलीग्राम चैनल गेट की तैयारी भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे सारे अपडेट दिए जाते हैं। तो आज के लिए हम लोग ड्यूरिंग मानसून ड्रेनेज कैन बी अ प्रॉब्लम एंड मेक्स द लोकेलिटी डैम्प। एकदम बात सही, एकदम बात सही है, एकदम बात सही है मोहित मलिक। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। आज हमने देखा कि इरिगेशन क्या है, एरिड रीजन क्या है, सेमी एरिड रीजन क्या है, एडवांटेजेस कौन कौन से हैं, डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये सारी बातें देखी, यानी बेसिक हमने बातें करी इरिगेशन की। अब कल से हम लोग टाइप्स ऑफ इरिगेशन और मेथड या टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन पे कल के क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और आप लोग ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए डेली। हाँ, कल का टाइमिंग 1 PM, डेली 1 PM पे मिलेंगे हम लोग, इसी टाइम पे मिलेंगे 1 PM। और यहाँ पे इरिगेशन पूरा कंप्लीट होगा, अभी पहला चैप्टर चल रहा है। वहाँ पे भी देखा होगा जहाँ पे मैं कराया हूँ पूरा कंप्लीट कराया हूँ, तो यहाँ पे भी इरिगेशन स्टार्ट किया हूँ तो कंप्लीट होगा। अब इरिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद से आप कमेंट करके बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग जल्दी से इरिगेशन को कंप्लीट करते हैं, इस पर क्वेश्चन लगाएंगे
इसी सेशन टाइम में डेली जुड़िए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।